स्टार्ट हो गया था, बोलो। चार्ज और मास आपको दे रखा है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक सर्टेन एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, ओके। तो इस केस में चार्ज पार्टिकल मोशन तो करेगा, बट मैंने आपको बताया था इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। इधर क्या आ जाएगा, बोलो, कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, बताया था ना। अच्छा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलेशन के लिए? ये इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा मोशन? जबकि ये कौन सा, लीनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन? लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। लुक हियर बच्चा, तो ये मोशन प्रोवाइड कर रहा है इस तरीके से। अब ये पार्टिकल इस तरीके से फर्दर घूमने लगता है, बोलो हाँ या ना। इस ट्रैक का नाम क्या था, बोलो तो थोड़ा सा। वेरी गुड, क्या नाम था? हेलिक्स। या हेलिकल पाथ, बोलो हाँ या ना। हेलिक्स या कौन सा पाथ जल्दी बताइए, हेलिकल पाथ। और ये पार्टिकल लगातार इस तरीके से सर्कुलेट करता हुआ आगे चलता चला जाता है। ये जो दो डिस्टेंस था दो के बीच का, इसको कुछ कह रहे थे, पिच, बोलो हाँ या ना। तो हम लोगों ने टाइम पीरियड वगैरह का निकाल दिया था एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आया था, बोलो। 2 पाई m बाई क्यूबी, 2 पाई m बाई क्यूबी, टाइम पीरियड यही आया था। अरे बोलो, रेडियस क्या आया था, m बी साइन थीटा बाई क्यूबी, बोलो हाँ या ना। m b/q भी था तो m b साइन थीटा बाई क्यूबी कर दिए थे, बिकॉज इसको घुमाने वाला v साइन थीटा है गोल गोल, ठीक है। तो ये निकला था रेडियस, ये निकला था टाइम पीरियड। वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, बोलो बोलो, 1/t। हाँ, उल्टा कर देंगे इसका, तो क्यूबी बाई क्या आ जाएगा, 2 पाई m। मैं टर्म पूछता हूँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या पूछा, जल्दी बताओ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते, क्या जिसे, ओमेगा से। और ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई इंटू एफ, क्या 2 पाई इंटू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, क्यू वी बाय, बोलो सब कोई, 2 पाई m। क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, 2 पाई से 2 पाई, क्या बचेगा बोलो। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, रेडियस, टाइम पीरियड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सिंपल है, इजी है, ये निकाल लिया था हम लोगों ने। अब ये सब सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। कौन से मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन। यहाँ दो तरह का मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोलो, वी साइन थीटा। और वी साइन थीटा की मदद से ये सब कुछ आ गया था आपका, बोलो यार। अब आते हैं थोड़ा सा लीनियर मोशन पढ़ते हैं इसका। कौन सा मोशन, जल्दी बताइए। लीनियर मोशन बोल लो या स्ट्रेट लाइन मोशन बोल लो। लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बोलो। कॉस थीटा या साइन थीटा, कॉस थीटा। स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड कर रहा है क्या? अब एक बात बताओ यार, अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस कितना है जिसको पिच कह रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस के दौरान ये जब सीधा चल रहा है, तो सीधा ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसको, कॉस थीटा। बोलो यार ये सोनू। और एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, टी। क्या कहते हैं इसको, एक कंप्लीट चक्कर। यहाँ पे ऐसे गोल नहीं लग रहा, ये गोल लग के आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है उसको क्या कह रहे हैं, टाइम पीरियड। अब बताओ, अगर मुझे डिस्टेंस x निकालना है, क्या निकालना है, x, तो डिस्टेंस कैन बी रिटन एज, अब लीनियर मोशन का बात हो रहा है। अब लीनियर मोशन किसके कारण हो रहा है, cos थीटा। इट इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू बिकॉज ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, cos थीटा। और हमें पता है कि किसी का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या चीज, जल्दी बोलो, टाइम इज इक्वल टू स्पीड, बोलो हाँ या ना। क्या जी, बोलो, स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू क्या चीज, स्पीड।
स्पीड कौन से डायरेक्शन का? कौन से डायरेक्शन का बोलो? एक्स डायरेक्शन। यहाँ तो एक्स ही है ये, मतलब लीनियर डायरेक्शन का। कौन से डायरेक्शन का? लीनियर। लीनियर समझ रहे हो क्या? एक्स वाई मतलब समझो ये वाई है, ये क्या है जल्दी बताओ। अब बताओ सारे बच्चे, मेरे लिए एक्स एक डिस्टेंस है क्या? तो लिख दो एक्स। टाइम पीरियड कितना लग रहा है? टी। बोलो यार, स्पीड क्या है इस डायरेक्शन के अंदर? कॉस थीटा या साइन थीटा? लिखो कॉस थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स बराबर, बोलो सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? टी। वी कॉस थीटा की जगह वी कॉस थीटा, टी की जगह बोलो, बोलो बोलो बोलो। 2 पाई एम बाई क्या चीज? क्यू बी। तो here is the value of x, x का वैल्यू निकल के आ गया v cos थीटा इंटू, बोलो सब कोई, 2 पाई एम बाई क्या चीज? क्यू बी। is the value of x, जिसको कहते हैं पिच। क्या कहते हैं इसको? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो ये हेलिक्स मोशन होता है जब कभी एक सर्टेन एंगल पे आप पार्टिकल को भेजते हो। और उसके ऊपर हम लोगों ने किया था जहां पे ऑर्थोगोनल मोशन था, जहां पे परपेंडिकुलर मोशन था, सर्कुलर पाथ, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, टाइम पीरियड ऑफ स्पैन, सर्कुलर पाथ, रेडियस, टाइम पीरियड सब निकाला था। और ये आपका हेलिकल ट्रैक होता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया कैसे होगा? बस याद रखिएगा, लीनियर मोशन के दौरान v cos थीटा एज अ स्पीड लिया जाता है। क्लियर है? चलो कर लो कॉपी। आसान। जो कर लिए थे वो मत करना वापस से, जो बच्चा है वही कीजिएगा। अगर फिगर वगैरह बन चुका है, इट्स ओके। बना लिए थे क्या फिगर? आई थिंक ये हो गया था, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया था। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पिच निकाल लो। और जो बच्चे शुरू से कर रहे हैं शुरू से कर ले प्लीज, स्टार्टिंग से। बातचीत मत करो यार।
चलो हो गया क्या सभी का? लिखिएगा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस of motion of charge in magnetic field. Applications of motion of charge in magnetic field. Applications of motion of charge in magnetic field. Applications of motion of charge in magnetic field. Application of motion of charge in magnetic field. Application of motion of charge in magnetic field. ठीक है, वो डिवाइसेस के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। मोशन ऑफ चार्ज जो करा रहे हैं हम लोग, इसके दो एप्लीकेशंस आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। द पहला वन इज द वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या होता है? वेलोसिटी सेलेक्टर। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ साइक्लोट्रॉन। क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन। एक है वेलोसिटी सेलेक्टर और एक है साइक्लोट्रॉन। तो पहला डिवाइस हम लोग लिखेंगे, सारे बच्चे लिखो, वेलोसिटी सेलेक्टर। थोड़ा थ्योरेटिकल है बट आता है एग्जामिनेशन में, तो लिख लीजिए वेलोसिटी सेलेक्टर। लिखिए, लिखिएगा द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट of adjusting magnetic and electric field, the arrangement of adjusting magnetic and electric field in such a way that force experienced by the charged particles projected in it becomes zero, becomes zero. Force experienced by the charged particle projected in it becomes what? जल्दी बताइए, जीरो। इसको हम लोग कहते हैं भैया वेलोसिटी सेलेक्टर। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, it is used in mass spectrometer. It is used in mass spectrometer. It is used in what? जल्दी बोलो, mass spectrometer. अब मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है और इसका मीनिंग क्या हुआ, समझाते हैं सब कुछ।
पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर समझो। ये एक डिवाइस होता है जिसके मदद से हम मास ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और आइसोटोप्स की मास को, आइसोटोप्स और नहीं को, आइसोटोप्स और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स एटसेट्रा के मास को डिटरमीन करते हैं। तो मास ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड आइसोटोप्स इज डिटरमिन्ड बाय इट। मासेस का पता करते हैं इसके मदद से, इसलिए एज पर द नेम इज सजेस्टेड मास स्पेक्ट्रोमीटर विच हैज द कैपेसिटी टू मेजर। दूसरी बात है, ये एक डिवाइस है जो कि यूज होता है ऐसे पार्टिकल्स के ट्राजेक्टरीज को डिटरमिन करने के लिए। और सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राजेक्टरी? ट्राजेक्टरी का मतलब होता है किस रास्ते को पकड़ के चार्ज पार्टिकल जाने वाला है। ट्राजेक्टरी इसलिए हम रीड करते हैं कि ट्राजेक्टरी का भी पता चलेगा आपको। ट्राजेक्टरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको पता चले कि इसकी ट्राजेक्टरी कैसे है तो उसका यूजेस कर सकते हैं। ट्राजेक्टरी क्या होता है भैया? उसका रास्ता बताओ तो सही। अभी चार्ज पार्टिकल को अगर आपने मोशन करवाया तो पहले वाले केस में वो सर्कुलर मोशन कर रहा था, दूसरे वाले केस में वो हेलिकल मोशन कर रहा था। तो ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे? तो ये स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये डिटरमिन करके बताता है कि भैया उसका चार्ज जो अगर आप रिलीज करेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वो किस तरह का ट्रैक पकड़ने वाला है। ठीक ना? और इससे बहुत सारे यूजेस, मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत सारे यूजेस होते हैं, आगे समझेंगे उसका यूज। तो ये साथ ही साथ क्या करता है, इट ऑल्सो इट ऑल्सो determines means trajectories of charge particles के ना ट्राजेक्टरीज को डिटरमिन करने के काम में आता है। एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए, मास स्पेक्ट्रोम। और मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है और जो डिवाइस एक और यूज होता है उसे वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। आया समझ में? और वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रीड द डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ एडजस्टिंग मैग्नेटिक एंड व्हाट, जल्दी बताइए कौन सा फील्ड, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट force experienced by the charge particle projected in it becomes what, जल्दी बताइए। इस तरीके से एडजस्ट करते हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कि उस पर नेट फोर्स जीरो आ जाता है। उसे हम, उसके मदद से हम वेलोसिटी का डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। कैसे होगा समझते हैं इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट इज दैट कि फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लग रहा है तो बताओ चैप्टर नंबर 1 में फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था? याद करो वो दिन, Q इंटू ई, याद आया? Q इंटू क्या चीज? E। एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अभी भी फ्रेश फ्रेश पर आया आप लोगों ने, Q इंटू E क्रॉस बी। एक्चुअली ये फॉर्मूला था, बोलो हाँ या ना? वी साइन थीटा। अब अगर दोनों के दोनों फील्ड एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं, एक साथ लग रहे हैं, तो वी विल गोइंग टू मग अप दिस, ऐड करेंगे हम इसको। द नेट फोर्स विल बिकम, जल्दी बताइए सब कोई, एफ नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? इट्स क्यू ई प्लस बोलो क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू इंटू क्या चीज? वी क्रॉस। नेट फोर्स लग रहा है ये, बोलो हाँ या ना? तो दोनों के दोनों अगर फोर्स एक साथ लग रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी लग रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। मैंने कहा इस तरीके से एडजस्ट करो कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स क्या बन जाए, जल्दी बताओ, जीरो। तो दोनों फोर्स को लिख दिया। इसको एक स्पेशल टर्म दिया है, इसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? लॉरेंज फोर्स, ये नाम होता है। अब बताओ यहाँ पे नेट फोर्स को जीरो करना है, मैंने इसको कर दिया जीरो, ऐसा कह रहा है ये वेलोसिटी सेलेक्टर। अगर जीरो कर दिया आपने तो ये हो गया बच्चे क्यू ई प्लस क्या हो गया बोलो, क्यू इंटू वी क्रॉस। जीरो हो गया क्या? अगर ये जीरो हो गया तो मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस, बोलो बच्चों सब कोई, क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल टू क्यू इंटू, ठीक है, दोनों साइड इसके मैग्नीट्यूड्स ले लो। मैग्नीट्यूड लेने का मतलब ये वेक्टर साइन, यहां से माइनस साइन हट जाएगा
और वेक्टर साइन भी हट जाए क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड लेना है मुझे। तो Q इंटू यहाँ से V भी बच जाएगा, वेक्टर साइन रिमूव किया मैंने और इधर से वेक्टर साइन रिमूव किया, QE आ जाएगा। बोलो यार, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ओके। और ये तुमने भैया V भी साइन थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू ऐसा मानो यहाँ पे 90 डिग्रीज है। कितने डिग्री का है ये? इसीलिए तो बोला टर्म एडजस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर Q से Q क्या हो जाएगा, तो V भी बराबर क्या हो जाएगा, तो V का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई E बाई क्या चीज, तो वेलोसिटी बिकम्स द रेशियो ऑफ E अपॉन B। वही कह रहा है कि ये भैया फोर्स जीरो हो जाएगा तो हमें इस वेलोसिटी का वैल्यू पता चल जाएगा। और वेलोसिटी किसी का रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज को डिटरमीन करने में, ट्राजेक्टरीज को डिटरमीन। है समझ में? किसी की वेलोसिटी ही क्या डिटरमाइन करती है, उसकी ट्राजेक्टरी। भैया एक एग्जांपल बताइए, अरे बोलो अभी। अगर वेलोसिटी एक सर्टेन एंगल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो ट्राजेक्टरी कैसा हो गया था, खुद ही बोलो। कैसा शेप था वो? क्या नहीं, शेप शेप का नाम हेलिक्स शेप था, बोलो हाँ या ना। और अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसा था, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी परपेंडिकुलर क्या था, अरे पूरा का पूरा टॉपिक है उस पे, क्या बोल रहे हैं आप लोग। सर्कुलर ट्रैक होगा भाई, कहाँ दिमाग रहता है, पूरा टॉपिक ही पढ़ा है उसमें 10। वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर, वेलोसिटी अगर एंगल पे है तो हेलिक्स। आया समझ में? और ये जो हेलिकल ट्रैक बना, वो किससे डिटरमिन होता है, वेलोसिटी से। और वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर ये जो ब्लू वाला ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये वेलोसिटी डिटरमिन करके दे रहा है। क्या समझ में आया? दिस अबाउट व्हाट, जल्दी बताइए। वेलोसिटी सेलेक्टर, ओके। तो काम कीजिए, ये हो गया क्या, ये नहीं लिखे, चलो लिख लो। लिख के वो ब्लू वाला सेक्शन ये कॉपी कर लेना, मैथमेटिकल इक्वेशंस सारे, मैथ्स जितने जितने लिखे हुए सब करने हैं कैलकुलेट, चलो। हो गया। तो दो डिवाइसेस बनने, एक वेलोसिटी सेलेक्टर,
इसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमीटर आता है और द सेकेंड वन इज अ साइक्लोट्रॉन। हम साइक्लोट्रॉन समझेंगे। हो गया सभी का कंप्लीटेड। तो वेलोसिटी सेलेक्टर दो चीजें करता है, एक तो ट्राजेक्टरी डिटरमिन करता है, दूसरा मास का पता करता है और नेट फोर्स को जीरो करके ये वेलोसिटी को डिटरमिन कर देता है एंड दैट इज द रेशियो ऑफ ई बाई बी। ओके, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? नाउ गिव द नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक साइक्लोट्रॉन, CYCLOTRON, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन लिखो। साइक्लोट्रॉन, राइट द डेफिनेशन। लिखिएगा। इट इज अ डिवाइस, it is a device in which it is a device in which positively charged particles, it is a device in which positively charged particle, it is a device in which positively charged particle, positively charged particle like proton and neutron, like proton and neutron, like proton and neutron can be accelerated, can be accelerated, can be accelerated, can be accelerated, accelerated in presence of magnetic field, in presence of magnetic field sharing resonance with, sharing resonance with, resonance with electric field, sharing resonance with electric field। लिखा? इसका मीनिंग समझाते हैं, इसको अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन दिस। इसके लिखना प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। लिखिएगा। According to the principle of cyclotron, according to the principle of cyclotron, according to the principle of cyclotron, a positively charged particle can be accelerated. A positively charged particle can be accelerated. Can be accelerated in magnetic field. In magnetic field. Can be accelerated in magnetic field. In magnetic field. And 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 the motion of particle and the motion of particle
and the motion of particle can be recorded can be recorded can be recorded बार बार recorded by resonating it with electric field 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 resonating it with electric field नो सुनिएगा सभी कोई resonating it with electric field look here इंपॉर्टेंट है ध्यान देंगे सभी कोई ऊपर जो पोल है बच्चा वो है नॉर्थ पोल और नीचे जो पोल है वो क्या है जल्दी बताओ साउथ पोल ठीक है मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट्स लगे हुए हैं इट्स नॉट अ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ इट्स अ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट्स मैग्नेट्स मान लो और कहीं कहीं इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कर सकते हो लुक हियर अब यहां पे आपको एक इस तरीके शेप का ड्रम मिलता है ठीक है ओके ये बेसिकली डीज कहलाते हैं इनको हम लोग कहते हैं डीज ये एक वैकेंट डी शेप्ड मेटालिक चेंबर होता है डी शेप्ड चेंबर मान लो दैट्स इट नॉट अ मेटालिक ओके और इसके साथ ही एक डिवाइस लिंक होता है इस तरीके से और जब कभी आपको बच्चा ऐसा करके मिल जाए कुछ भी ये देखो ऐसे तो ये अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके एसी के ये एक्चुअली होता है बच्चे ऑसिलेटर क्या होता है बोलो ऑसिलेटर जो कि बेस्ड होता है ऑल्टरनेटिंग करंट पे किस पे बेस्ड होता है बोलो अल्टरनेटिंग करंट पे अल्टरनेटिंग करंट का क्या मीनिंग हुआ अभी समझते हैं लुक हियर हर बार में बनाओ मत पहले समझो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस डिवाइस अब होता क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे माइग्रेट करता है नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है ठीक और ये जो डी शेप आपको नजर आ रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर होता है ये डी से वाला चेंबर डी से वाला जो चेंबर है ये परपेंडिकुलर है इसके 90 डिग्रीज पे ऐसे रखा है और ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और यहां पे इसके कहीं मिड पॉइंट पर एक आपको यहां पे मिड पॉइंट पे एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट कैन बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एटसेट्रास कोई भी हो सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज के सोर्स अब जैसे आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा ना तो वो जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले मिलता है कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा लुक हियर तुमने यहाँ पे ऑसिलेटर लगाया जो कि अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है
तो अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स पोलैरिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? पोलैरिटी। तो मान लो इस वाले प्लेट को इसने नेगेटिव पोलैरिटी प्रोवाइड की। क्या चीज प्रोवाइड की? और इस वाले प्लेट को इसने पॉजिटिव पोलैरिटी प्रोवाइड करी। और तुम्हारे पास सोर्स कौन से चार्ज का है? पॉजिटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज अगर अपने से किसी भी प्रोटॉन को रिलीज करता है या न्यूट्रॉन, मतलब जो प्लस चार्ज है उसको रिलीज करेगा, तो प्लस चार्ज माइग्रेट किधर करना पसंद करेगा? अपने ठीक अपोजिट पे। अरे बोलो हाँ या ना? प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस की तरफ। और अगर उसको वेलोसिटी किसने प्रोवाइड किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने पहले। और इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया, क्योंकि फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे बताओ। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो। Q into E। Q stands for, E stands for इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसमें क्या प्रोवाइड कर दिया? चार्ज। मोशन प्रोवाइड कर दिया, वेलोसिटी। इसने क्या प्रोवाइड कर दिया बोलो? वेलोसिटी। और जैसे वेलोसिटी प्रोवाइड किया तो सारे बच्चे ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ऊपर से आ रहा है, बोलो हाँ या ना? और ये पार्टिकल को मोशन मिला, तो मोशन मिला तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ भागेगा। इन दोनों के बीच में एक सर्टेन गैप है, तो ये भागेगा ऐसे। तो भागेगा तो कितने का एंगल? और अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री का एंगल होता है तो कैसा मोशन शो करता है? वेरी गुड, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन? तो व्हाट हैपेंस, ये सर्कुलर ट्रैक पकड़ेगा ऐसे करके। कैसा ट्रैक पकड़ेगा जल्दी बताओ? सर्कुलर ट्रैक। जैसे ही सर्कुलर ट्रैक पकड़ेगा, स्पैन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद करो, मैंने बताया था एक क्लास पहले। ये टर्न करेगा ऐसे। जैसे ही ये टर्न किया तो सारे बच्चे बताना, ये जैसे यहाँ पे पहुंचा तो फट से ऑसिलेटर ने अपना पोलैरिटी पलट दिया। ऑसिलेटर का काम है लगातार पोलैरिटी को चेंज करना। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव था, तो कुछ देर के बाद जैसे ही सर्कुलेशन में 50% अपने सर्कल कंप्लीट करता है, ये हो जाता है माइनस। और ये क्या हो जाएगा अब? ये माइनस हुआ तो बताओ, ये तो प्लस चार्ज है ना? तो अब बताओ ये किधर एंटर मारेगा? ले रहे हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे ना फिर से पोलैरिटी का एक्सचेंज हुआ, 50% ये घूमती है, पोलैरिटी बदल जाती है। तो फिर से बताओ ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर से ये एंटर करेगा क्या? और लगातार इस तरीके का ये स्प्रिंकल मोशन करता रह जाता है। ठीक है? और मोशन करते 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 एक टाइम आता है, एक यहाँ पे एक फाइनली गेट बना रहता है, जिससे ये बाहर निकल के आ जाता है और किसी भी टारगेट सोर्स को हिट करता है। वो तो बात की बात है, बट ये पहले सर्कुलेशन समझ में आया कि हुआ कैसे। पहले किसने फोर्स दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ने? सबसे पहले फोर्स किसने लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने दिया। उसने क्या प्रोवाइड किया उसको? वेलोसिटी। और मैग्नेटिक फील्ड में कितने का एंगल? 90 डिग्री। तो कैसा ट्रैक? जैसे मान के चलो, मान लो मेरे हाथ दोनों डीज के बराबर है, जैसे 50% एक हैंड पे कंप्लीट होता है, तो ये अभी माइनस है और ये क्या है? प्लस। इसलिए माइनस में घूम रहा है वो चार्ज। जैसे ही आधा 50% कंप्लीट करके इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो फट से वो ऑसिलेटर पोलैरिटी पलट देगा, इसको क्या कर देगा? माइनस। तो फट से ये निकल के इस डी में एंटर मारेगा, फिर चक्कर काटेगा। तो तुम बोलोगे कि मैं हर बार उसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तेजी से वो सेंटर पे आके छोटा चक्कर मारता है और वो जलेबी की तरह बड़ा चक्कर मारना चालू करता है। ठीक ना? और हर बार जितनी पोलैरिटी पलटती है, उसका सर्कल का रेडियस बढ़ता चला जाता है। मतलब एक्चुअली मानो ये कॉइल शेप का होता है, नॉट ए सर्कुलर शेप। कौन शेप का जल्दी बताइए? कॉइल शेप का। इसकी सर्कल बढ़ती चली जाती है। आए? फिर से ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर से पोलैरिटी बदल के फिर से इसमें माइनस। ऑसिलेटर क्या कर रहे हैं कि जैसे ये 50% अपना सर्कुलेशन कंप्लीट करता है, सर्कुलेशन किसके कारण हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? मुंह तोड़ दूंगा। किसके कारण हो रहा है सर्कुलेशन? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सर्कुलेशन हो रहा है। चलो पढ़ क्या रहे हो पिछले? सर्कुलर मोशन किस फील्ड के कारण पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड में चर्चा ही नहीं हुआ है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलेशन। वेलोसिटी किसने दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ने सबसे पहले चलाया था। उसके बाद मोशन किसने प्रोवाइड कर दिया? सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड ने। तो ये घूमा, और जैसे ये घूम के 50% लेता है, ये अपनी पोलैरिटी को पलट देता है। ठीक है? आया समझ में? और ये जैसे पोलैरिटी रिवर्स होती है, फिर से ये आगे बढ़ जाता है। फिर उसमें एक चक्कर काटा। समझ में आया? फिर से चक्कर काटा। तो सोचो कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड अपना आधा चक्कर कंप्लीट करवाता है,
मैग्नेटिक फील्ड आधा चक्कर कंप्लीट करवाता है, उसी दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड फट से पोलैरिटी बदल देता है। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सिंक्रोनाइज़ेशन है ना, कि जैसे वो 50% काम करेगा, मैं तुरंत पोलैरिटी बदल दूँगा, फिर से चक्कर काटने लगेगा, फिर 50% करो, फिर से पोलैरिटी बदल देंगे। समझ में आ गई बात? तो ये तभी अपनी पोलैरिटी बदल रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड कितने फील्ड को चक्कर काट रहा है वो? 50%। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी को कहते हैं कि रेजोनेंस में है। क्या चीज़ में है? रेजोनेंस में। तुम अपना काम कंप्लीट करो, मैं उस समय पक्का समझ लो ऐसे करके मान लो कि यहाँ पे एक मैराथन दौड़ हो रहा है और एक आदमी बोलता क्या है कि सुबह-सुबह दौड़ स्टार्ट हुआ और एक आदमी को ज़िम्मा मिला कि हर 1 किलोमीटर पे वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मान के चलो कोई एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है? दौड़ने के लिए। ये किसी और को दिया गया है ज़िम्मेदारी। ये ज़िम्मेदारी दौड़ कराने वाले की नहीं है। मतलब जो रनिंग पे मतलब जो पूरा का पूरा एथलीट वाला काम कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं रन को या फिर दौड़ को, वो अपना तो उस पे फ़ोकस करें कि लोग को शूज़ अच्छा मिलना चाहिए, टी-शर्ट्स मिलने चाहिए, फलाना-ढिमकाना, जो भी एक्सेसरीज़ होती है। उनका शरबत का काम नहीं है। शरबत का काम किसी और को दिया गया है। अब बताओ शरबत वाला क्या करता है, जब बच्चा 1 किलोमीटर दौड़ लेता है और मैराथन है, उसको रुकना भी नहीं है और वो बाद में आता है 20 मिनट बाद देने के लिए शरबत। तो बताओ क्या? क्या सिंक्रोनाइज़ेशन बैठ रहा है क्या? उसको क्या बोला गया था? 1 किलोमीटर जैसे पहुँचेगा मेरा एथलीट, तुम उसको एक एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है? अब दोनों में सिंक्रोनाइज़ेशन काफ़ी अच्छा है, तो हर 1 किलोमीटर पे उन लोग को एनर्जी ड्रिंक मिलता रहेगा और सिंक्रोनाइज़ेशन नहीं है, तो क्या होगा बोलो? तो एथलीट पहुँच जाएँगे और वहाँ पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगा। ये आधा चक्कर काट रहा है, तो आधा चक्कर काटते के साथ ही ना पोलैरिटी बदल रही है। इसी को कहते हैं एक दोनों दूसरे में सामंजस्य होना। और दैट सामंजस्य के बराबर ये क्या हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और इसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेंस। इसलिए मैंने 2 बार ये टर्म का इस्तेमाल किया है। प्रिंसिपल में भी, डेफिनिशन में भी। द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ क्या चीज़ में है? रेजोनेंस में है। एक और एग्ज़ाम्पल ले लो। मैंने आपको 5 सवाल बनाने के लिए दिए, ठीक है? आप घर जाते हो, पाँचों के पाँचों सवाल करके आते हो, ठीक है? एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें मान के चलो 100 क्वेश्चन्स आने वाले हैं कुछ दिन के बाद, ठीक है? तो मैं आपको महीने के अंत में डेली 30 दिन क्लास चलती है। हर दिन 5 क्वेश्चन देता हूँ। हर दिन 5 क्वेश्चन देता हूँ। तो बताओ आपके महीने के अंत में कितने क्वेश्चन हो गए? 150 और उन्हीं 150 में से 100 सवाल आएँगे। तो बताओ अगर जो बच्चा डेली कर रहा है, तो बस 100 के 100 लगभग तो बन जाने चाहिए, बन जाने चाहिए। इसी को कहते हैं रेजोनेंस होना, कि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया आपने उसको फॉलो किया और रिजल्ट क्या हो गया? अच्छा हो गया। ये घूम रहा है और उससे जैसे ही घूम के 50% कर रहा है, फट से वो पोलैरिटी बदल दे रहा है। तो मतलब एक-दूसरे को वो लोग हेल्प कर रहे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं जल्दी बताइए? रेजोनेंस। इसलिए फील्ड में क्या होता है, लगातार इसकी वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती चली जाती है और वो साइक्लोट्रॉन की तरह हो जाती है। समझ में आया? साइक्लोट्रॉन बेसिकली वो बवंडर्स जो उड़ते हैं। आया समझ में? और ये उड़ते-उड़ते काफ़ी स्पीड पकड़ता है, लास्ट में स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है और हाई वेलोसिटी से ये बाहर निकलता है। अब ये टारगेट का काम रहा। अब जब कोई किसी पॉजिटिव चार्ज को तुम रोटेट करा के इतना स्पीड दे दो ना, तो जिस टारगेट को वो हिट करेगा ना उसको पेनिट्रेट कर देगा वो, ठीक है? तो मान लो यहाँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है, उसको हिट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको जैसे हिट करेगा, एक सेकेंडरी इमिशन नाम का फेनोमेनन होगा और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूट के एनर्जी रिलीज़ करना चालू होगा और जब कभी एनर्जी रिलीज़ होगा तो एनर्जी ही किससे तो हम सब कुछ कर लेते हैं, पंखा चलाना है, बैटरी की एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। बाहर की इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो एनर्जी अगर मुझे कहीं से मिल जाए, तो उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसका यूज़ होता है मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। कैसे? रेडियोथेरेपी नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, जो कार्सिनोजेनिक पेशेंट्स को यूज़ होता है, मतलब जिनको कैंसर हो रखा होता है। अब उनके इन्फेक्टेड एरियाज़ के ऊपर रेडियोथेरेपी, रेडियो रेज़ गिराए जाते हैं। रेडियो रेज़ इसलिए गिराए जाते हैं कि फर्दर रिप्रोडक्शन किसका? उन जर्म्स का, उन वायरसेस का रुक जाए। इसलिए देखते हो कार्सिनोजेनिक पेशेंट्स जो होते हैं या फिर जिनको कैंसर हुआ रहता है, उनके उस पोज़ीशंस को कट करके हटा दिया जाता है। फिर कहीं के मसल्स को लेके ऑटोप्सी वगैरह करके वहाँ पे इम्प्लांट करके ठीक कर दिया जाता है। मतलब वो तो एक्चुअली नेचुरल जैसा नहीं होता, बट ऐसा प्रोसेस किया जाता है। खास करके थाइज़ मसल्स निकाले जाते हैं, कि थाइज़ पे काफ़ी ज़्यादा मसल्स के पोर्शन प्रेज़ेंट है। तो ऐसा अगर होता है, तो क्या करते हैं बताओ यहाँ पे? तो ये 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 जो किया, तो इसको बचाने के लिए किया तो उसके लिए रेडियोथेरेपी यूज़ किया जाता है। रेडियोथेरेपी में साइक्लोट्रॉन नाम का डिवाइस इनबिल्ट होता है। इससे क्या होता है कि हाई एनर्जी गामा रेज़ निकलती है और वही रेज़ आपको फर्दर रेडियोथेरेपी के ट्रीटमेंट में काम आती है। आया समझ में? इसलिए साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल। तो रेजोनेंस का मीनिंग समझ में आया?
कि तुम अगर समय पे काम करोगे तो मैं भी समय पे काम करके दूँगा। 50% तुम चक्कर लगाओगे, मैं उससे पोलैरिटी बदल दूँगा। आया समझ में? तभी स्पीड बढ़ जाता है एंड दिस ऑल अबाउट व्हाट जल्दी बताइए साइक्लोट्रॉन। क्लियर है यहाँ से? अब आपसे पूछता है इसमें बोलेगा फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी हाँ। तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? कुछ भी नहीं है, सेम सब कुछ हुआ है। क्या तुमने ऑर्थोगोनल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टाइम पीरियड निकाला, वहाँ यहाँ भी होगा। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या हो जाएगा इसके लिए? सेम प्रोसेस से निकालोगे 2 पाई m बाई क्यूबी जैसे वहां निकाले यहाँ भी रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा एम बी बाई क्यूबी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा उल्टा कर दो क्यूबी बाय बोलो बोलो हाँ या ना एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा क्यूबी बाई एम वो हर कुछ आ जाएगा जो तुम पहले से पढ़ रखे हो एवरीथिंग टाइम पीरियड रेडियस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही चलेगा जो आज से पिछले वाले क्लास के अंदर हुआ था वो सब कुछ अगर आपको डिराइव करने का है सेम रिलेशन ले लेना डिराइव कर देना सब कुछ आया समझ में कोई चीज इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है जब ये पार्टिकल घूमती रहता है घुमा फिर घुमा तो इसकी सेंटर से लेके जब ये सराउंडिंग एरिया पे पहुंच जाता है मतलब डी के एक्सटर्नल पोजीशन पे पहुंच जाता है एकदम लास्ट में तो लगातार इसका सर्कल बढ़ता रहा इसकी वेलोसिटी बहुत तेज होती चली जाती है मतलब पहले स्लो पकड़ा, पकड़ा, पकड़ा फिर बहुत तेज़ी से घूमने लगता है। अगर ये स्प्रिंग के अंदर बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो लास्ट में इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपसे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी है, प्रोटॉन है तो उसके पास मास है, तो आपसे निकलवा लेगा काइनेटिक एनर्जी। क्या निकलवा लेगा? काइनेटिक एनर्जी। काफ़ी आसान है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए सभी कोई। वेरी गुड, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मेरे को भी पता हो जाए मेरा काम बन जाएगा क्या? क्या मेरे ऊपर वाले सेक्शन से भी आ जाएगा क्या? कैसे आ जाएगा बोलो? हम जानते हैं आर बराबर बोलो सब कोई एम बी बाई क्यू बी तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू बी आर बाई क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू वी आ गया क्या वी तो वी का वैल्यू बोलो सब कोई क्या हो जाएगा बोलो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्या तो क्या हो जाएगा बोलो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय टू एम ये कौन सी एनर्जी निकल गई बोलो अगर ये काइनेटिक एनर्जी निकल गई तो काइनेटिक एनर्जी का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है डायरेक्टली होगी स्क्वायर का रिलेशन है कैसे रिलेशन है स्क्वायर का तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बोलो हाँ या ना अब बताओ रेडियस लगातार बढ़ता जा रहा है इसका तो बताओ सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पर होगा एंड पर होगा या सेंटर पर होगा सेंटर पे होगा या एंड पे एंड पे रेडियस सबसे ज्यादा तो स्पीड भी सबसे है तो ये जो लास्ट में जो गेट निकलता है ये वाला जो गेट है ओपन गेट रहता है इससे काफी हाई वेलोसिटी से ये बाहर आता है और जो भी टारगेट सोर्स है उसको हिट करेगा और उससे क्या रिलीज होगा जल्दी बताओ एनर्जी और एनर्जी ही रिलीज करना तो साइंस का बेसिकली काम है एनर्जी मिल गया तो बहुत चीज में यूज हो जाएगा तो यहाँ पे किस चीज में यूज हो जाता है रेडियोथेरेपी पर्पस के लिए और भी बहुत कुछ होता है समझ में आया क्या होता है साइक्लोट्रॉन दिस इज साइक्लोट्रॉन और आपको कहेगा कोई रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है कि तुम भी अपना काम समय पे करो मैं भी अपना काम समय पे करूंगा अगर दोनों में एक दूसरे में सामंजस्य है कि एक साथ चल रहे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे रिजल्ट का मीनिंग इसके हाई वेलोसिटी से ठीक ना तो ये जो बाहर निकल के आता है पॉजिटिव चार्ज क्या आता है विथ वेरी हाई वेलोसिटी विद वेरी हाई वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी होगा तो उसके पास हाई एनर्जी होना जरूरी है क्या होना जरूरी है हाई एनर्जी कोई दिक्कत कोई आपत्ति दिस अबाउट व्हाट जल्दी बताइए साइक्लोट्रॉन टॉपिक कर लीजिए सब कुछ
हो गया? देखिए, सुन लीजिएगा, ये सारे का डेरिवेशन वहीं से आ रहा है जो आपने ऑर्थोगोनल मैग्नेटिक फील्ड में किया, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। एग्ज़ैक्ट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी आए, ये करके वो सारा कुछ डिराइव करके दे दीजिएगा। दैट्स अबाउट द साइक्लोट्रॉन। हो गया? चलिए, अब ये हो गया मोशन सारा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का एंगल पर एप्लीकेशंस हो गए इसके। आइए सवाल अब इसके कैसे होते हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लिखिएगा, लिखिएगा फाइंड फाइंड द रेडियस ऑफ फाइंड द रेडियस ऑफ फाइंड द रेडियस ऑफ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड find the radius of charge moving in magnetic field find the radius of charge moving in magnetic field charge moving in magnetic field when 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 its velocity is doubled when its velocity is doubled and magnitude of magnetic field is halved and magnitude of magnetic field is halved HALVED magnitude of magnetic field is halved magnitude of magnetic field is halved magnitude of magnetic field is halved 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 वेलोसिटी को दोगुना कर दिया गया बी को आधा कर दिया गया रेडियस बताइए क्या होगा बोलिए रेडियस क्या होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस mp बाय qb यही होता है ना तो न्यू रेडियस ऐसा मान लो r डैश वेलोसिटी को दोगुना कर दो दोगुना 2 टाइम्स ऑफ v बोलो हाँ या ना और मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो बोलो आधा क्या कर देंगे बोलो
V/2 वेरी गुड हो जाएगा। 2 किधर चला जाएगा ऊपर, तो 4 आ जाएगा। MV/, क्या हो जाएगा, QV। MV/, QV किसके बराबर है, R के बराबर, तो 4 टाइम्स ऑफ R। सिंपल सवाल, बोलो हाँ या ना। ओके। लिखिएगा 2 अल्फा पार्टिकल्स, समझ में आया ये कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स, 2 अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स have their ratio of velocities as 3:2, have ratio of their velocities as 3:2, have ratio of their velocities as 3:2, having ratio of their velocities as 3:2, having different circular path, having different circular path, having different circular path, having different circular path, different circular path, find the ratio of their radius, find the ratio of their radius, find the ratio of their radius, ratio of their radius, ratio of their radius, find the ratio of their radius, निकालो। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, निकालो। द फॉर्मूला ऑफ आर, MV/QV। पहला वाला पार्टिकल को 1 मानो, दूसरे वाले को 2 मानो। MV/QV इसके लिए भी हो जाएगा क्या, मास से मास कैंसिल आउट, चार्ज से चार्ज कैंसिल आउट। दो अल्फा पार्टिकल है, मास और चार्ज डिफरेंट कैसे हो जाएगा। यही तो था स्लो ब्रेन का पहचान, M डैश Q डैश। कहां से हो जाएगा, दोनों अल्फा पार्टिकल का ही चर्चा है भाई। बोले ना कई बार कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, फिजिक्स तो बाद में आता है। दोनों अल्फा पार्टिकल, ये मास कैसे डिफरेंट होगा, लिखा तो है क्लियर शब्द में 2 अल्फा पार्टिकल्स। इतनी अंग्रेजी तो किसी को भी आती होगी। ये कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से, V1 और यहाँ पे V2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो B को सेम ही मानो, कुछ रिलेशन नहीं दे रखा है, तो B से B भी क्या हो गया, कैंसिल। डायरेक्ट V1/V2 इज द राइट आंसर। और V1/V2 कितना है, 3/2। जो क्वेश्चन है वही आंसर। हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। चार्ज मास डिफरेंट होगा, तो अल्फा पार्टिकल का ही चर्चा है। वेलोसिटी दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चर्चा नहीं है, सेम मानो। बोलो यार, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट।
लिखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन of energy 1800 electron volts. An electron of energy 1800 electron volts. An electron of energy 1800 electron volts. 1800 electron volts describes a circular path. Describes a circular path. Describes a circular path. An electron of energy 1800 electron volt describes a circular path of magnetic field describes a circular path of magnetic field 0.4 टेस्ला, ऐसे लिख देना 0.4 टी 0.4 टी the radius of its path will be 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 radius of its path will be radius कितना होगा बताओ, the radius of its path will be, बोलो r का वैल्यू कितना होगा, mb by qb. रेडियस निकालने के लिए गए, कौन सा पार्टिकल है बोलो, इलेक्ट्रॉन. मास और चार्ज तो पता होता है, पीवी दिया हुआ है, वेलोसिटी गिवन है क्या, नहीं दिया है, एनर्जी दे दी है, और देखो यहाँ कैलकुलेशन है, 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, पहले जूल में कन्वर्ट करो, 1.6 इंटू 19 जूल हो जाएगा क्या, एक फॉर्मूला और रेडियस का लिखाया था, √2m ke/qb. बोलो हाँ या ना, रेडियस के 4 फॉर्मूलाज थे, उनमें से एक ये भी था क्या. इलेक्ट्रॉन का चल रहा है बात, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, 1800 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 बाय चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 0.4. अब इसको देख के कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, सिंपल है, नंबर्स को उठा लो एक साथ. तो 9.1 को 9 ही मान लो यार, कोई बिग डील नहीं है. 2 9 जा 18, 18 18 जा 324, 324 इंटू 16 लिखो, 324 इंटू 1.6 लिखा. अब 10 को पकड़ो, -31, 10⁻², 2 +2 -31 -29, -29 -19, 29 और 19 कितना हो जाएगा बोलो, -48 हो जाएगा क्या, 48 नहीं हो जाएगा, 19 और 29 9 9 18, और ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻⁻, क्या हो जाएगा -9. अब इसको बाहर निकालना कितना आसान है, 324 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट आता है 18. इसका कितना हो जाएगा, इसका 16 है, डेसिमल प्लेस बढ़ा दो, 10 नीचे आ जाएगा, 10⁻⁻49 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना, 10⁻⁻49. इसका कितना हो जाएगा 0.4, 0.4 इंटू 0.4 ने 0.4 1.6 का नहीं होगा स्क्वायर रूट यार, 16 का होता है. पॉइंट अरे 0.4 इंटू 0.4 वो 0.16 होता है. अरे बोलो 10 में और 39 डायरेक्ट करने, सुनो 16 का निकाल लो 4, इसका रूट कर दो 10⁻⁻49 हो जाएगा एडजस्ट. ये कितना हो जाएगा बोलो, 16 चक 64, तो 0.64 हो जाएगा ना, 2 डेसिमल प्लेस. घबराइए मत, आराम से होता है भैया, ये सब चीज इतना बिग डील नहीं है, आप सीनियर क्लास में हैं, इतना तो आपको करने आना ही चाहिए. 10⁻⁻19. अब इसका क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -19 है, इसका कितना आ जाएगा 10⁻⁴9/2 और -19 ऊपर ले जाना, बाद बाकी सॉल्व कर लेना अपना, समझ में आया कैसे हो, यू हैव टू यूज द वैल्यू ऑफ दिस. ओके, चलो कर लो कॉपी, सिंपल. देखो मैं इसको
इसको भी कर सकता हूँ सॉल्व, करो। स्मार्टली चलना थोड़ा-सा। बोले ना फिज़िक्स भैया बाद में आता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो है ना 10 टू द पावर ऑफ कितना है बोलो? -49 है, इसको लिखो। 10 पे पावर -38 का रूट। हाँ, होगा नहीं होगा? अरे 38 का आधा 19 होता है, तो रूट लगा दो, हो जाएगा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दो। 10 टू द पावर ऑफ -49 और 10 में पावर क्या हो जाएगा? -38। अब इसको ऊपर लेके जाइए। 10 में पावर -49 प्लस क्या हो जाएगा? 38। 10 में पावर क्या हो जाएगा? -11। आ जाएगा क्या? आ जाएगा? और 10 में पावर -11 को काफ़ी सिंपली सॉल्व कर लो यार। 10 पावर 11 इज़ -10 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे कर लेंगे -10 इंटू 10 टू पावर ऑफ -1, ओके? 10 में पावर -10 का डायरेक्ट आ जाएगा, 10 में पावर -5 और ये 1/√10 आ जाएगा। 1/√10 लगभग 3 के बराबर होता है। तो 10 में पावर -5/3 इज़ द राइट आंसर, कर लेना। सिंपल। अब आपके समझ में नहीं आया तो आपका मैथ्स आपके हवाले, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाएँ कॉपी पलटे खींचते रहें, मुझे क्या लेना-देना? मैंने बता दिया अपना। और तुमसे तो अच्छा ही मेथड बताऊँगा, गारंटी है। तुम यही कर रहे होगे ना बैठ के उठा के इधर-उधर। उससे अच्छा है कि इसको रूट में ले जाओ, रूट से निकालने से अच्छा है। अब दोनों को रूट में ले आओ, 11 आ गया -10 कर लो, ये बाहर आ जाएगा, 1 10 बच जाएगा। 10 का रूट लगभग 9 3 के बराबर होता है, 3 पॉइंट समथिंग, 3 कर लो, आ गया आंसर लो। अब 3 लिख लो यहाँ पे, तो 10 में पावर -5/3, 3 से डायरेक्टली कट रहा है 6 बार में, 6 छक 24, भाई क्या आ जाएगा 64, 24/64 सॉल्व कर लो दैट्स इट। इसमें दिक्कत है, बहुत को दिक्कत है, ये सब देख के ना डेटा घबराते हैं लोग। बट इस स्टेज पे ये चीज़ शोभा नहीं देता आपके, चाहे आप स्ट्रीम बायो है या मैथ्स है, और आपको ये सॉल्व नहीं करना आ रहा, यू पैथेटिकली वर्स्ट ऑफ गणित के। मैं तो लिख के दे सकता हूँ फिर। चैप्टर वैप्टर छोड़ दो, बराबर है, हमें नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं आता, बस तो बहुत गलती है फिर तो। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 6-7 में पढ़ाया जाता है। उसके बाद दोस्त देंगे कि हम बायोलॉजी ले लिए। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि दिमाग को सुन्न करके रखे हुए हैं। उनको पेन चलाने में डर लगता है। मत चलो, ज़िंदगी भर बैठे रहो वैसे ही। परीक्षा में ऐसे बैठ के आ जाना आइडियली, और बैठ के एग्ज़ामिनर भी तुमको फेल करके देगा रिज़ल्ट। बैठने का शौक है तो घर पे बैठो फिर, अच्छे से। रिज़ल्ट के बाद भी बैठो, खूब आराम करो। देखो, दिमाग जो होता है ना, उसको गलतियाँ करने और सुधारने के लिए बनाया गया है। तो कुछ लोग को इतना प्रॉब्लम है ना, गलती करने से इतना डरते हैं वो, गलत हो जाएगा मेरे से तो क्या हो गया भई? बड़े-बड़े इंसानों से गलतियाँ हो जाती है, तुम कौन हो फिर? पढ़ लिख रहे हो गया गलती हो गया? यूज़ तो किया ना इधर, कुछ तो किया ना। इसको आइडियली छोड़ के क्यों रखे हो? पेन ही नहीं चलाना है, बैठ के देखना है, कितना का मैं देखता हूँ यहाँ से ऑब्ज़र्व करते रहूँगा, वो देखते तलाश में आते कब उनको सॉल्यूशन मिल जाए। बस छाँट लेना और यहाँ निकल जाना है। ज़िंदगी भर तुम्हारा ऐसे ही रहेगा देखो, अभी सॉल्यूशन मेरे से ले रहे हो, परीक्षा हुआ चीटिंग का सॉल्यूशन देखोगे आस-पास, वही पिताजी का पैसा है, कल वाइफ और हस्बैंड का पैसा लोगे। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम भिखारी थे, बचपन से भिखारी रहना है तुमको ज़िंदगी भर। चाहे तुम महल के अंदर भीख माँगो, चाहे छोटे से कमरे के अंदर भीख माँगो। माँग रहे हो ना, बात खत्म, सिंपल है। हमारे यहाँ फ्यूचर कैसे डिसाइड किया जाता है लड़कियों का? शादी कर दो। एक्चुअली वो ना बता रहे प्रोफेशनली भिखारी बनाना चाहते हैं पेरेंट्स बच्चों को। एक्चुअली पता नहीं है, सच बात बता रहा हूँ। जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके कुछ कर सकती थी, और गलती पेरेंट्स का भी नहीं है। एक्चुअली कुछ बच्चे ही अबसर्ड होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको वैसे ही ज़िंदगी दे दो, क्योंकि वो पैदा ही लिए हैं बस यही काम करने के लिए, और वो बस दोष देते रहेंगे आस-पास की चीज़ों पर।
ये गलती है, वो है, हेल्थ खराब है, तबीयत खराब है, मम्मी का रीज़न, पापा का रीज़न, ये वो। उनको पढ़ाई छोड़ने का 100 रीज़न है, पर उनके पास एक रीज़न परफेक्ट नहीं है कि पढ़ाई क्यों करना चाहिए। एक रीज़न नहीं है उनके पास। 100 रीज़न है बहाने बनाने का पढ़ाई क्यों छोड़ सकते हैं। बट एक रीज़न परफेक्ट नहीं है पढ़ाई क्यों करना है। सोचो कितनी अजीब बात। नहीं अजीब लगता? सोना, पढ़ाई छोड़ दो। सबसे पहले देखो, कुछ भी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, पढ़ाई छोड़ दो। नींद आ रहा है, पढ़ाई छोड़ दो। भूख लगा है, पढ़ाई छोड़ दो। टीवी में अच्छा सीरियल आ रहा है, पढ़ाई छोड़ दो। फीवर है, पढ़ाई छोड़ दो। फैमिली आ गया, पढ़ाई छोड़ दो। एक रीज़न बताओ ना पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, है? जस्ट सिंपल इस आंसर, व्हाई यू आर स्टडीइंग बस एक आंसर। फॉर में दो, अगेंस्ट में तो खूब सुना है तुम्हारे। ये रीज़न, वो रीज़न, वो रीज़न, वो रीज़न। रीज़न करना पड़ना क्यों है? नहीं होगा आंसर। किसी के पास नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। छोड़ने का सबके पास आंसर होगा। तभी तो ये कभी-कभी खाली रहता है। रीज़न है कि तुमने ना किसी चीज़ को वो ना एक बार बताया था ना, एक स्टोरी बताया था साहब, आप ही लोग क्लास में बताया था ना, एक लड़की को हर एक महीने में अब देख लेना शार्क टैंक की स्टोरी है। शार्क टैंक इंडिया आता है ना, कभी लिंक अगर मिलेगा मैं भेज दूँगा। उस बंदी को हर एक 15 से 20 दिन में अटैक आते थे, न्यूरॉन अटैक्स और वो बंदी डायरेक्ट कोमा में जाती थी। 20 दिन, 21 दिन पता नहीं रिकवर करके निकलेगी। हो सकता है साल भी लग जाए। उस बंदी ने सेम ईयर आईआईटी क्वालीफाई किया, मेडिकल क्वालीफाई किया, 4 दिन आईआईटी में रह के ये छोड़ दी कॉलेज। अपना स्टार्टअप बनाया और आज भी उस डिज़ीज़ से वो सफ़र कर रही है। और आप बहाने बनाते हो कि सर में दर्द है, देह में दर्द है। नाटक। इसे तो एकदम बकैती है, सीधे बकैती है। तुम साले कुछ नहीं करने लायक हो, मान लो, क्यों फालतू का फँस रहे हो? एडजस्ट कर लो डायरेक्टली तुम नहीं करने लायक, बात खत्म है। जिनको करना है ना ये सब बहाने उनके लिए बहुत छोटे हैं। मैंने देखा है करने वाले को भाई, जिस दिन आपके गर्ल्स के बारे में बताता हूँ, जिस दिन आपके सबसे वर्स्ट डे होते हैं ना मेहनत के एक दिन, मेरे घर में भी मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी है, मेरे घर में भी आस-पास के सोसाइटीज़ में मैंने भी गर्ल्स को ग्रो करते देखा है। मैंने भी अपने पार्टनर को ग्रो करते देखा है। तो मैं देखा हूँ कि किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं, 1 महीने के अंदर। बट उस दिन वो बैठ के एंट्रेंस क्वालीफाई करना, ये क्रेडिबिलिटी की बात है विद अ ह्यूज पेन। 6 घंटे का परीक्षा देके निकाल लेना एक एंट्रेंस को। देखे हैं ऐसे बच्चे को मैंने, ऐसे स्टूडेंट को देखा है। किस दर्द के बारे में आप ज़िक्र कर रहे हैं भई, हमें बता दें थोड़ा। हम तो सब मानते, सब बहाना है। अगर एक रीज़न परफेक्ट हो ना करने का, तो हज़ार चीज़ें आ जाए तुम करोगे। वैसा ही केस हो गया तुम एकदम एब्सर्ड है कि नहीं करना है। कुछ भी हो जाए सबसे पहले पढ़ाई साइड जाता है, ये रियलिटी है। कुछ हो सर में दर्द है पढ़ाई छोड़ दो। साला टीवी नहीं छोड़ रहे हैं, रील्स देखना नहीं छोड़ रहे हैं। सेरेडॉन खा के रील्स चला रहे हैं। रियलिटी है ना? सर में दर्द है लेट गए। नींद नहीं आ रहा है? फ़ोन ऐसे-ऐसे। तब सर दर्द नहीं हो रहा है। एक वीडियो लेक्चर उठा के अगर पढ़ सकते थे वही वीडियोज़ देखने के लिए और स्क्रीन टाइमिंग देख लेना। शॉर्ट्स कितने का आता है 30 सेकंड 1 मिनट? रील्स भी आता है उतने का। स्क्रीन टाइमिंग कम एडजस्ट करना जो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा टाइमिंग वही शॉर्ट वीडियोज़ लेता है, सबसे ज़्यादा। अब देख लेना उसका डेटा। 90% टाइम जाता है उसमें। तुम्हें लगता है 30 सेकंड का है। वो डेढ़ घंटा कब खा जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो ऐसे महान लोगों को देखा हूँ, साला 5-5 घंटा दूर स्टेशन से चलेंगे, 6-6 घंटा और 6 घंटा फ़ोन डिस्चार्ज कर देते हैं पहुँचते-पहुँचते। रील्स देख-देख के, देख-देख के। अब डकैती चल रहा है उसके अंदर। आया तरबूजा काट दिया, ही, ही हँस रहा है। वो नाला में गया, गिर गया। क्या है यार? क्या चल रहा है? एक एक अजीब-सा वीडियो आता है। मैं बच्चे लोगों को चलाते देखा हूँ। उसमें तुमको दिख रहा है क्या कर रहा है वो? पीछे से बोलता रहेगा, इसने तरबूजा काटा। अरे दिख रहा है मेरे को, क्यों पढ़ा रहे हो पाठ? नहीं एक वीडियो आता है, वीडियो पे वीडियो बना देंगे, पीछे से वॉइस ओवर कर देंगे उसका और पीछे से ये कर देगा। एक लड़का था वो साइकिल पकड़ अरे दिख रहा है साइकिल ले गया भाई तू क्यों बोल रहा है? और वो भी वीडियो चल रहा है। लोग कंज़्यूम कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ डोंट डू दैट। ये परफेक्ट ऐज है अच्छा करने का भाई, यूज़ इट इन द वाइज़ वे। सच बात बता रहा हूँ, ये वक़्त है जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स डेवलपमेंट होते हैं, ब्रेन डेवलप होता है। सबसे ज़्यादा आप एक्टिव फ़ील करते हैं,
आपके अंदर वो यूज़फुल हार्मोन्स होते हैं, जिसको आप बिना अच्छे डायरेक्शन दिए हुए तुम बहुत कुछ कर सकते हो। बट उसी को रॉन्ग डायरेक्शंस दे के बर्बाद मत करो। और तुम कुछ भी कहते हो ना, मुझे सब बहाना लगता है। जो बच्चा कहता है मुझे बहाना ही नज़र आता है सब कुछ। ये रीज़न है, वो रीज़न है, यहाँ जाना, वहाँ जाना, कुछ भी। अभी जैसे यहाँ से गए, थक गए, मान लीजिए सर में दर्द हो रहा है, आज नहीं पढ़ते, कल से पढ़ लेंगे। सबसे पहला आएगा पढ़ाई छोड़ दो। मेरा ये कहना है तुम खाना छोड़ दो ना, पढ़ने बैठ जाओ। क्यों नहीं सोचते हो खाना छोड़ देना है? आज सर में दर्द हो रहा है तो। पढ़ाई के बिना तो ऐसे भी ज़िंदगी खराब होने वाला है कुछ दिन के बाद। आज नहीं तो कल मिलने वाला ही है। और जितने लोग हल्के में लेते हैं ना स्टडी को, ज़िंदगी उसको बहुत हल्के में लेता है कल के दिन जाके, बहुत अच्छे से। टेंशन मत लो, बताएगा। देखो कैसा है, मुझे कभी बुरा लगता है, देखो ये नहीं बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं सही में ये वो, कितने हद तक डिप्रेशन होता है। देखो कुछ भी वीडियोज़ भी आउट हो रहे हैं अजीब से सुसाइड वाले। बुरा लगता है ना देख के। क्योंकि रीज़न क्या है कि सही टाइम पे सही चीज़ नहीं कर रहे हो ना, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी थमाते हो कि ये चीज़ के कारण हो गया, वो चीज़ के कारण हो गया। मैं सच में बताता हूँ, जितने लोग क्वालीफाई किए ना मेरे नज़र में, जो बच्चे आज बहुत अच्छी जगह पर हैं, एक भी बच्चा नहीं है ना जो पढ़ाई को फालतू की नज़र से देख के ना छोड़ने का रीज़न रखा था। कोई बच्चा नहीं, इसलिए वो अच्छा कर रहा है आज लाइफ़ में। सबका देखा है मैंने, एक कॉमन फैक्टर था सबके अंदर, बहाना नहीं था उनके पास कुछ भी। कंडीशन कुछ भी हो, बताया ना मैं छोटी का ही बताया था आपको, वो पूरी की पूरी उनकी ना ये लेग पोर्शन पे पूरा का पूरा चाय गिर गया था, पैर जल गया। तो तुमको चाहिए 10 दिन का रेस्ट? उस बच्चे ने पैर ऐसे एडजस्ट करके तब उसके डिस्ट्रिक्ट में 1 रैंक आए थे। पहली बार में एनडीए निकला, आईआईटी क्वालीफाई हुआ। ये रीज़न था। आपको तो बस बहाना चाहिए। मैं टेक्स्ट देखता हूँ ना, भैया आज तबीयत खराब है, भैया नानी घर जाना है, भैया ये, अरे भाई बंद करना, पढ़ लो ना आके थोड़ा-सा। 6 महीना ही बचा है भई, उसके बाद कुछ नहीं होना ये सब। इसलिए प्लीज़ डोंट डू दैट। चलो बाय-बाय, टेक केयर, क्वेश्चन नंबर बना लेना यहाँ से यहाँ तक। 16 to 21। 16 to 21 is your homework।